चाइना इसको सीधा अपने लिए खतरा मानेगा। तो अगर किसी भी वजह से यूएसए नॉर्थ कोरिया की जो एक्सरसाइज चल रही है, साउथ कोरिया की जो एक्सरसाइज चल रही है, इसमें किसी भी वजह से अगर वो डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, इसके संदर्भ में आपको शायद अगर याद होगा कि जब चाइना ने ताइवान के सीज के बारे में के बराबर में एक्सरसाइज करी थी, तब भी चाइना ने सीधा इंटरवीन नहीं, सॉरी, यूएसए ने सीधा इंटरवीन नहीं किया। पास में आए लेकिन दूर होकर के देखते रहे। उनको ताइवान और चाइना के मामले में इंटरवीन करने से खतरा महसूस हो रहा था। तो ट्रंप, मैं समझता हूं कि ट्रंप जानते हैं कि इस मामले में अगर इंटरवीन किया तो खाली एक नॉर्थ कोरिया की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। बात यहां पर होगी कि सीधा एक चाइना वर्सेस यूएसए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। यूएसए उसके लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इस मामले में जो नॉर्थ कोरिया का मामला है, प्रोवोकेशन रहेगा। यूएसए नॉर्थ कोरिया को बराबर दबाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन खाली न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से नहीं, राइट सर। चाइना की वजह से मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहेगा। जी ठीक है। संजीव सर, एक तो नैरेटिव समझ में आ चुका है कि भाई चाइना की वजह से प्रेशर बन रहा है और अमेरिका को इस बात का डर भी है सर, क्योंकि उनके पास जो एटॉमिक वेपन्स हैं वो सब अमेरिका की रेंज वाले हैं। ईरान के साथ तो एक अलहदा विषय ये था कि ईरान के पास ऐसे कोई हथियार या आईसीबीएम्स नहीं जो अमेरिका तक मार कर सकें, इसराइल तक ही हमला कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास तो पूरा हथियार है सर, और ऐसे क्यों हथियार है जो आने वाले वक्त में, अगर किम जोंग उन के बारे में आपको पता है सर, इज़ अ इनसेन मैन, तो कोई भरोसा नहीं है। अगर दिमाग ख़राब होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है और दुनिया का क्या प्रेशर है। और पुराना अगर आप उनके कम्युनिकेशन देखें तो अमेरिका को बहुत बार वो धमकी दे चुके हैं, बहुत बार वो इस तरह की बातें उन्होंने की है, जिसके बाद ऐसा लगा कि भाई आज नहीं तो कल ये शख्स तो मार ही देगा। लेकिन क्या सर, एक डर जो होता है वो डर कई बार जंग कराता है, और कई बार जंग छेड़ने और जंग को बड़ा करने का आपको बहुत सारा पुश मिलता है। ईरान इज़ वन ऑफ देम। इसराइल वर्सेस ईरान इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल एवर सर। 73 की जंग में पूरे मिडिल ईस्ट में पूरे खाड़ी देश इसराइल से भिड़ गए सर। वो डर ही था जिसकी वजह से इसराइल ने सबके साथ लड़ाई की और ख़ुद को बचाया। क्या आने वाले वक्त में सर ये जो खित्ता है, फिलीपींस, ताइवान और ये वाला इलाका, आपको लगता है कि बहुत मुमकिन है कि नॉर्थ कोरिया जंग में जाएगा अमेरिका के साथ, और अमेरिका क्या इसको पुश करेगा आने वाले वक्त में, कि सिर्फ कम्युनिकेशन और नैरेटिव से काम चलाना है? एक्सट्रीम सिचुएशन में पूछ रहा हूं सर मैं आपको। देखिए, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो बेहद श्रूड लीडर हैं और तानाशाह हैं, और देखने में जरूर आपको सन की जैसे दिखाई दे सकते हैं। उनकी गतिविधियां भी कई बार ऐसी दिखाई दे सकती हैं कि वो कुछ मैडनेस वाला व्यवहार कर रहे हैं, और जाहिर है कि लेकिन अगर मैं उनके उनके पूरे मनूवर्स को देखें तो उसमें एक तो ब्रुटैलिटी भी है, और एक बहुत ही ज्यादा एक एक्सट्रीम जो एक अथॉरिटेरियन जो उनका रुख है वो अपनी आवाम की, अपनी स्टैब्लिशमेंट के प्रति तो रहता ही रहता है, जो कि उन्होंने अपने दादाजी से और अपने पिताजी से उनकी लेगेसी मिली हुई है, जिसको कि वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जो सिंगापुर और हनोई की जो बातचीत की डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके उनसे मिलने के लिए तैयार हुए, उसके पहले किम जोंग उन ने अपनी जो सारी जो बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं, जो आईसीबीएम, ऐसी आईसीबीएम वॉसोंग सीरीज की जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोर्स तक पहुंच सकती थी, उसका पूरा टेस्ट किया। और न्यूक्लियर वेपन्स तो पहले ही से बना चुके थे, और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी उन्होंने पूरी तरह से टेस्ट किया। और उसके बाद जब उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मजबूत हो गई और उनके पास इतनी शक्ति आ गई, तो उसके बाद ही उन्होंने अपने जो डायलॉग के लिए जो दरवाजे हैं वो अमेरिका से ओपन किए। क्योंकि किम जोंग उन मेरे असेसमेंट के मुताबिक ही इज अ वेरी रियलिस्टिक, बहुत ही यथार्थवादी तरीके से वो सोचते हैं, और वो ये जानते हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल देखा भी था कि गद्दाफी के साथ क्या हुआ था, जब गद्दाफी ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को वेस्टर्न कंट्रीज के इस एश्योरेंस में त्याग दिया कि यदि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आप छोड़ देंगे तो फिर आपको हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे। और उसके कुछ ही वर्षों के बाद गद्दाफी का जो हश्र हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था वो भी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अच्छी तरह से देखा, समझा और उसको एनालाइज किया, और उसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
जैसी जो महाशक्तियां हैं, जाहिर है कि उनका किस तरीके की डीलिंग होती है, वेस्टर्न कंट्रीज किस तरीके से डील करती हैं, उसको नॉर्थ कोरिया के तानाशाह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से उसको उसकी पूरी तैयारी की, उसके और डिलीवरी सिस्टम्स की पूरी तैयारी की, मिसाइल्स की तैयारी की, आईसीबीएम्स की तैयारी की। उसके बाद वो सिंगापुर हनोई की जो मीटिंग थी उसके लिए तैयार हुए। तो और दूसरा, अभी भी आप देखिए तो सिंगापुर हनोई की मीटिंग से कुछ खास निकला नहीं। और उसका जो मेन पर्पस था, जैसे कि मैंने कहा कि किम जोंग उन को लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप को वो इस बात के लिए कन्विंस कर लेंगे कि वो जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिससे कि नॉर्थ कोरिया को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यद्यपि कि चाइना से उसकी सप्लाईज होती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वो कटा हुआ राष्ट्र है, तो वो कम हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन माइंडेड और ये ही इज नो लेस श्रूड, और ऑब्वियसली उन्होंने किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया और वो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन बना के रखा। ये जरूर है कि हाथ मिला लिया, जाकर के बातचीत कर ली और टेरिटरी में जाके कदम भी रख दिया 3 बार की मुलाकात में, लेकिन कोई सैंक्शंस पे रिलीफ नहीं हुई। उसके बाद आप देखिए तो किम जोंग उन ने लगातार अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट ओवर टेस्ट किया है। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, बड़ी से बड़ी मिसाइल्स का टेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अब अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक के जो क्लॉजेस डाले हैं। यानी नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि यदि हमारे ऊपर खतरा हुआ तो हम प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को प्रीएम्प्शन में इस्तेमाल करेंगे। आप सोचिए, इस तरीके की सोच रखने वाला जो राष्ट्र है वो कितना डेंजरस हो सकता है, और वो किस तरीके की पोस्चरिंग कर रहा है वो। और जाहिर है कि उसका निशाना सीधा अमेरिका में तो के लिए भी रखता ही है। जो साउथ कोरिया की जो सिटीज हैं, जो जापान की जो सिटीज हैं, वो इमीडिएट टारगेट में आ सकती हैं। और इस तरीके की वो धमकियां हमेशा देते हैं। और अभी भी उस तरीके की धमकियों को दे करके नॉर्थ कोरिया के तानाशाह इस बात की कोशिश करते हैं कि अमेरिका सैंक्शंस हटा ले। लेकिन अभी तक ना तो बाइडेन इसके लिए तैयार हुए, ना तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप तैयार हुए, और ना तो अभी ट्रंप तैयार। और अभी ट्रंप का जो वर्किंग स्टाइल है, और जैसा कि गोयल सर ने कहा कि इसके पीछे कुछ एक बड़ी थिंकिंग दिखाई देती है। तो वो जो थिंकिंग के तहत ये जो पूरी स्थितियां हैं, वो उसको नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के द्वारा बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये अमेरिका अगर इस तरीके का कोई अटेम्प्ट लेता भी है, या कोई मदुरो स्टाइल में ऑपरेशन करने की अगर बात सोचता भी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल। बहुत ही डेंजरस मिशन होगा, और ये बहुत ही खतरे में पूरे क्षेत्र को डाल सकता है, पूरे विश्व को डाल सकता है। ठीक है सोनी सर, वॉर इज अ एक्सपेंसिव गेम प्लान, और ईरान में जिस तरह का वॉर प्लान चल रहा था, जिस तरह की रिटेलिएशन हुए हैं, उसके बाद अभी अफगानिस्तान में इतने लंबे समय तक यूएस नेटो फोर्सेज रहे हैं, तो पैसा अकूत खर्च होता है जंग में। अमेरिका दुनिया भर की इकोनॉमी पर कब्जा कर उन पर टैरिफ लगाकर, उनका क्रूड जबरन वसूल कर, उनसे क्रूड छीन कर, अपने सैंक्शंस लगाकर कितना ही पैसा कमाना चाह रहा है अमेरिका, और कितना ही पैसा कमा लेगा सर कि वो लगातार वॉर में है। आप पिछले 15 सालों में देखें तो अमेरिका को रेस्ट करता आप कभी नहीं दिखेंगे। कभी तेहरान में, कभी यमन में चल रहा है, कभी लीबिया में अटैक हो रहे हैं, कभी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अड्डों पर अटैक चल रहा है, फिर ईरान के साथ इधर हो गया उधर, उसके बाद लगातार युद्धाभ्यास वो कर रहे हैं। उसके बाद अब देखिए किम जोंग उन साहब के आसपास भी माहौल तनावपूर्ण बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक बहुत बड़ा डेंट इकॉनमी को लगता है सर। अमेरिका को भी ये पता है, फिर भी इतना खर्चा, इतनी बर्बादी पैसे की। देखिए, इसमें तो ये सच है कि इसमें पैसे की बहुत बर्बादी होती है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। लेकिन आप देखिए, साथ साथ में अमेरिका क्या करता है कि वो अपनी जो उसकी वेपन इंडस्ट्री है, ऐसे कन्फ्लिक्ट करा के, ऐसी स्थितियां बना के, वो अपने जो उसके वेपन्स हैं और उनके जो इक्विपमेंट है, वो बाकी देशों को बेचने पे मजबूर कर देता है। तो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी क्लियर हैं, उनको किसी और की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को जो है वो देखते हैं। अभी कल ही इन्होंने यूएस ने बोला है कि जैसे हमने वेनेजुएला से तेल का काम शुरू किया है, वैसे हम अभी ईरान से भी 31% जो ऑयल है उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन जैसे अभी मेरे पैनलिस्ट सर कह रहे थे, गोयल सर कह रहे थे, संजीव सर कह रहे थे, देखिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि जो कैपेबिलिटी नॉर्थ कोरिया के पास है, उस कैपेबिलिटी को देखते हुए, साथ में चाइना को देखते हुए, मुझे ये नहीं लगता है कि ट्रम्प साहब या अमेरिका एक कोई ऐसा भी एक्शन लेगा जिससे कि पूरे दुनिया में तबाही हो सकती है। ठीक है,
अमित साहब, आप तो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप चाहते हैं, आप कहते भी हैं कि अमित, मुझे लगता है बातचीत से चीज़ें बेहतर हो जाए और कम्युनिकेशन इज़ अ फार बिगर वेपन एंड टूल देन वॉर एंड मशीन्स। तो बातचीत वाला मामला क्यों नहीं बनता अमेरिका का? अमेरिका किसी से बातचीत क्यों नहीं करता सर? किसी से अगर नापसंदगी है, किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट है, आप बात करिए, आप बात ही नहीं करते हैं। और बात आप अपनी शर्तों पर करते हैं कि भाई ये 5 पॉइंट दे रहा हूं, तुम्हें मानना है, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें हम मार देंगे। ईरान के साथ, ईरान को समझौते के लिए नहीं बुलाया गया था। संजीव सर, आपको याद होगा, एक एक्सपर्ट थे, सऊदी से जुड़े थे ईरान से, उन्होंने कहा अमित, शर्तें पहले अमेरिका ने भेज दी थी कि ये शर्तें हैं, इनको तुम्हें मानना है। तो आरक्षी ने कहा कि जब मुझे पहले से डिक्टेट कर दिया गया कि ये शर्तें मुझे माननी है, तो फिर ये जिनेवा टॉक्स और ओमान में ये बातचीत क्यों कर रहे हैं? फिर सीधे बोलिए आप इंटरनेशनल फर्टर्निटी को कि भाई ये शर्तें बोली थी, ईरान ने मना कर दिया। ये बातचीत का दौर फिर क्यों, जब मुझे पहले ही फोन आ गया सऊदी से कि देखिए आरक्षी साहब, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, सिर्फ आपको हाँ और ना बोलना है। तो फिर ये बातचीत क्यों, कम्युनिकेशन से क्यों भागता है सर अमेरिका? क्यों इतनी गुंडागर्दी दिखानी है सर? जी, सवाल मेरे से है ये? हाँ सर, अम्बेसडर साहब आपसे। जी, देखिए, पहली बात तो जहां तक ईरान की बात है, ये खाली शर्तें रखने की बात नहीं थी। ये ईरान के साथ बातचीत में लगातार जो सिग्नल्स आ रहे थे जिनेवा से कि जो बातचीत हो रही है, बातचीत में आगे प्रोग्रेस हो रही है। और कहा यह जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में तो, जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, सॉरी, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में तो काफी हद तक सहमति बन चुकी है ये। तो ये बात क्लियर थी कि मामला खाली न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का नहीं था, मामला वहां पर ये वेस्ट एशिया के ऊपर किसका आधिपत्य होगा, किसकी कौन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसकी थी ये, इजराइल की बात थी ये। जहां तक बातचीत की बात है, ये जब इससे पहले बाइडेन रहे हैं, इससे पहले बुश भी रहे हैं, ओबामा भी रहे हैं, काफी प्रेसिडेंट आए हैं, तो बातचीत भी रही है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि बातचीत की बात यूएसए की नहीं है। एक ये जो ट्रंप का स्टाइल है, उनका अपना स्टाइल है कि जो करना है वो मेरी कंडीशन पर कर रहा है, माई वे और हाईवे। तो ये उनकी बात है, ये यूएसए का ऐसा नहीं है। तो बात यही है कि अगर ट्रंप जब जाएंगे, नए इलेक्शन होंगे, नए प्रेसिडेंट आएंगे, तो शायद ये फिर दोबारा बदल जाए, लेकिन तब तक कितना डैमेज कर जाएंगे ये बात अलग है। ठीक है कि दुनिया ऐसी रहेगी या नहीं रहेगी। 20 सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर ट्रंप साहब रजीम में रहे होते और ओसामा बिन लादेन को मारना होता एबटाबाद में, तो मुझे लगता है आधा पाकिस्तान खत्म कर दिया होता उन्होंने। तो उस वक्त, अगर उस वक्त वो रहे होते और मारना होता, तो शायद बराक ओबामा थे तो इतना साइलेंटली ऑपरेशन हुआ, ओबामा होते तो ट्रंप होते तो मुझे लगता है आधा पाकिस्तान खत्म हो गया होता उस दिन। तो जब उसके बारे में क्या उसके बारे में क्या कह सकते हैं? आपके 20 सेकंड पूरे हो चुके हैं। संजीव सर, क्विक यस और नो। देखिए संजीव सर